मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जीजी पे स्वागत करता हूं। हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें काफ़ी आगे तक हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि जो भी आपका बेसिक टर्म है जैसे रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, चालकता, चालकत्व, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इन सब का चर्चा कर चुके हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका था कि चालक का प्रतिरोध किन चीज़ों पे निर्भर करता था, तो लंबाई बढ़ाने पे बढ़ता था, R प्रोपोर्शनल टू L था। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/A। दोनों को मिला के हमने निकाला था R बराबर रॉ L/A। और इस पे हमने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम भी करवाए थे कि किसी चालक का, मोटा चालक था, उसका लंबाई को खींच के 3 गुना कर दिया जाता है तो उसका नया प्रतिरोध निकाले। बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था। और देखिए वीडियो डालने के ठीक आगे आप लोग का सेंटर पे एग्ज़ाम शुरू हुआ है और उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा है। मेरे ख्याल से उसमें लंबाई को तिगुना नहीं 2 गुना कर रहा था। तो अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो वह 2 गुना करे, चौगुना करे, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से याद कीजिएगा कि पारे की 8 गोलियों बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते थे, तो आपका सेंटर में 64 गोलीय बूंद को मिला के बनाया। लेकिन कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से बनाया होगा। तो इतना कम समय में आपका 2-2.5 महीने के अंतराल में जितना भी टॉपिक हम आप लोग को पढ़ाए हैं, चाहे आपका कैपेसिटेंस निकालने कहा था समांतर पट संधारित्र का जिसमें कि परावैद्युत माध्यम भरा हो, वह भी क्वेश्चन देखिएगा अलग से आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। यानी कि जो भी टॉपिक हम आप लोग के लिए डाले हैं वह एग्जैक्टली क्वेश्चन के रूप में भी आपका काम कर रहा है और पूछ भी रहा। अब हो सकता है सेंटर में यह पूछा है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो एनुअल होगा उसमें हो सकता है कहे कि यौगिक परावैद्युत माध्यम वाले संधारित्र का या समांतर पट संधारित्र का कैपेसिटेंस निकालिए। तो यौगिक परावैद्युत माध्यम का भी आप केवल थंबनेल देखिएगा, आपको टॉपिक एकदम क्लियर, क्वेश्चन को ही हम थंबनेल में डाले हैं। तो काफ़ी मेहनत किए हैं और उसका परिणाम भी अच्छा हम लोग को मिल रहा है कि जितना भी टॉपिक पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वह तो देखते के साथ टिक कीजिएगा। या फिर जो प्रॉब्लम पूछ भी रहा है तो वह सारा अच्छी तरह से आप लोग का डिस्कस किया हुआ है। ऑफलाइन क्लास में भी आपका गोलीय दर्पण वगैरह पढ़ाए थे, अपवर्तनांक की चर्चा किए थे, अपवर्तनांक निकालने का N12, N21, स्नेल का नियम, तो सभी से देखिए आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कि हम लोग के पढ़ने का तरीका बिल्कुल सही है और इसी तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो फिजिक्स वास्तव में एकदम इजी होने वाला है और एग्ज़ाम में भी हम लोग को कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो ये तो बात हो गई, आप लोग जितना भी टॉपिक डाले हैं, हम जितना भी वीडियो डाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास के प्रॉब्लम जो भी डाल रहे हैं उसको कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पूछ रहा है। लेकिन अब 3 गुना लंबा हम पढ़ाए कि 3 गुना किया जाता था, एग्ज़ाम में 2 गुना पूछा, हो सकता है एनुअल में 5 गुना पूछे। और कंसेप्ट को हम बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझा दिए हैं सबको। तो एक बार भी अगर पढ़े हुए रहिएगा तो पूरा कॉन्फिडेंस से जाइएगा एग्ज़ाम में और कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने देंगे। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा वीडियो नहीं डाल रहे थे कि आप लोग का सेंटर पे एग्ज़ाम भी है और हम भी आपको बोले थे कि एग्ज़ाम बीएड का चल रहा है पत्नी का, तो उनको भी लेके जाना पड़ रहा था। तो लेकिन आज हम अभी निकलना है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए जल्दी से हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन यह टॉपिक हम जल्दी से अभी कर देते हैं आप लोग के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखें आपका सेंटर में भी पूछा है, एनुअल में भी पूछेगा और सबसे आसान भी है। दोनों बात ध्यान रखिएगा। कैपेसिटर में सेम काम हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर या संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, समांतर क्रम में जोड़ते थे, उसकी समतुल्य धारिता निकालते थे।
बिल्कुल यही काम यहाँ पर भी होगा, लेकिन फार्मूला वहाँ पे बदल रहा है। यानी कि कैपेसिटर में जो सीरीज का फार्मूला लगा रहे थे वह इसमें पैरेलल के लिए हो जाता है, उसमें जो पैरेलल के लिए लगाते थे इसमें सीरीज के लिए हो जाता है। तो थोड़ा सा यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि कैपेसिटर का ही सूत्र आप प्रतिरोध में लगा दीजिए। है तो लगभग सेम ही कंसेप्ट, लेकिन डिफरेंट है, थोड़ा सा उल्टा चलता है यहाँ पे, और वह समझ लीजिएगा तो फिर कभी भूलने का भी चीज़ नहीं है। तो हम लोग जल्दी से टॉपिक अपना देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख दिए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, या प्रतिरोधों का संयोग कह लीजिए, समूहन कह लीजिए। तो तीन तरह से जोड़ा जा सकता है, मेन तो दो ही है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। और तीसरा क्रम को कहते हैं कि मिश्रित क्रम, यानी कुछ प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ दिए, कुछ को समांतर में जोड़ दिए और फिर सबको एक कॉम्बिनेशन बना लिए, तो वह मिश्रित क्रम समूहन भी हो सकता है। तो मेन हम लोग को पहले समझ लेना है कि श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम कॉम्बिनेशन, और इसी दोनों को फिर मिला देंगे, कुछ को श्रेणी में डाल देंगे, कुछ को समांतर में, तो मिश्रित क्रम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आगे फिर बैटरी का भी समूहन आप लोग पढ़िएगा, सेलों का समूहन पढ़िएगा। कंसेप्ट लगभग वही रहेगा, केवल आपको एक बार अच्छा से समझ लेना है टॉपिक को, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। कैपेसिटर में हम लोग किए ही थे, जल्दी से हम लोग प्रतिरोधों का समूहन देख लेते हैं। तो लिख दिए हैं श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसका परिभाषा क्या हो रहा है, तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कहते हैं यदि समूहन पर समान विभवांतर आरोपित करने पर सभी प्रतिरोधों से समान विद्युत धारा प्रवाहित हो। और इस प्रकार के समूहन में प्रतिरोधों को सिरे से सिरा को जोड़ा जाता है। और यह देख लो एग्जाम्पल, यह देखिएगा एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास प्रतिरोध है, एक है R1, R2, R3, ध्यान से देखो। तो सभी का एक सिरा से दूसरा सिरा, एक सिरा से दूसरा सिरा, इस तरह से चैन की तरह से देखो जोड़ दिया गया है। यहाँ पे यह स्विच है, घबराइएगा नहीं, यह क्या है, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। यहाँ पे बैटरी लगा दिए हैं, बैटरी क्या करता है, विभवांतर देता है। तो जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा बैटरी विभवांतर भी लगाएगा, और इससे क्या होगा, विद्युत धारा I प्रवाहित होगी। और चूंकि इस तरह से अरेंज अगर किया गया है, प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में समूहित किया है, तो सभी प्रतिरोध से क्या होगा, तो सबसे समान विद्युत धारा R1 से भी I ही गुजरेगा, R2 से भी I ही गुजरेगा, R3 से भी I ही गुजरेगा, और इस तरह से आपका फिगर बन रहा है। तो याद करो कि जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो क्या होता था, सभी पे आवेश समान होता था। और जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सभी से विद्युत धारा क्या हो रहा है, समान गुजर रहा है। एकदम क्लियर रहेगा सब लोग को। और समतुल्य प्रतिरोध की जब बात का होती है, तो जैसे कैपेसिटर में कहते हैं कि वह सारा कैपेसिटर मिल के जो काम कर रहा है एक अकेला कैपेसिटर करेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे R1, R2, R3, R4 जितना भी प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, और इन सब के बदले हमने क्या कर लिया कि केवल एक प्रतिरोध R ले लिया, और जो काम यह सब मिल के करेगा यह अकेला प्रतिरोध करेगा। मतलब इस समूहन का समतुल्य प्रतिरोध आपका क्या हो गया, R हो गया। और R का वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे, बहुत आसान है, थोड़ा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को बताए थे कि विद्युत धारा में आपका कुंजी क्या है, V बराबर IR। मेन इक्वेशन यही है, V बराबर IR। V को हम कह सकते हैं विभवांतर भी कहेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप भी कहेंगे। यानी कि कोई प्रतिरोध है,
R है और इससे अगर विद्युत धारा I प्रवाहित हुआ, ध्यान से देखिए, तो मान लो यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, तो A से बिंदु B तक अगर जाइएगा तो क्या होगा, कुछ तो इसका एनर्जी लॉस होगा। विद्युत धारा है, प्रतिरोध से गुजरेगा, आप पढ़े हैं कि धारा बहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आवेश टकराएगा एक दूसरे से, एनर्जी लॉस करेगा। तो बिंदु A से बिंदु B तक जाने में जो विभव का ह्रास होगा, जो विभवांतर का ह्रास होगा, ध्यान दीजिएगा, धारा का ह्रास नहीं कर रहे हैं, किसका ह्रास कर रहे हैं, विभवांतर का ह्रास। यानी बिंदु A का कुछ विभवांतर होगा, बिंदु B का कुछ विभवांतर होगा। अगर इससे धारा I प्रवाहित हो रहा है, प्रतिरोध R है, तो बिंदु A और B के बीच पोटेंशियल ड्रॉप भी बराबर क्या होगा, IR होगा। इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, मान लो कि यह आपका बिंदु A है, यह बिंदु B है, यह बिंदु C है और यह बिंदु, इसको D नाम दे देते हैं। बहुत आसान है, देखो। तो अगर A से B तक जाइएगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल मान लेते हैं V1, और V1 बराबर सबको पता है क्या होगा, तो धारा तो सब में सीरीज में है कि, तो क्या हुआ, I होगा, और V1 बराबर क्या हो गया, IR1। कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत धारा सबसे क्या है, I है, प्रतिरोध सबका अलग अलग है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का विभवांतर V1 बराबर क्या हो गया, IR1। ठीक इसी तरह से B और C के बीच का विभवांतर V2 बराबर क्या हो गया, IR2, इन दोनों के बीच। और इसी तरह से C और D के बीच का विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, देख लो, IR3। तो अब आपने बिंदु A और बिंदु D के बीच टोटल विभवांतर कितना लगाया है, या कॉम्बिनेशन पर टोटल विभवांतर बैटरी कितना लगा रहा है, V लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, या फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, तो V1 के जगह पे क्या लिखिएगा, IR1 प्लस V2 के जगह पे क्या हो जाएगा, IR2, और V3 के जगह पे क्या हो गया, IR3। देख लो, ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसानी से एग्जाम में आप लोग इसी तरह से फिगर बना के, और बिंदु A और D के बीच विभवांतर भी क्या हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब अगर हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, पहले ही कहे कि इन तीनों प्रतिरोध के बदले क्या किए कि एक अकेला प्रतिरोध R ले लिए, विभवांतर अभी भी आपको क्या है, V ही है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा कि विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, तो धारा तो I है और तीनों का समतुल्य प्रतिरोध आप R लिख रहे हैं, तो V बराबर क्या हो गया, IR हो गया। यहाँ पे R क्या है आपका, तो R1 R2 R3 या इस कॉम्बिनेशन का समतुल्य प्रतिरोध क्या है, यह आपका क्या है, समतुल्य प्रतिरोध। थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो अब आसानी से आप यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 एवं 2 से, फ्रॉम समीकरण 1 एंड 2। तो समीकरण 1 से आपको पता है V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और समीकरण 2 से पता है कि V बराबर क्या है, IR। तो आप V के जगह पे क्या लिख दिए, IR बराबर, और यह क्या हो गया, तो I सब में कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। देख लो, I से I कट गया और क्या मिल गया हमको, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका श्रेणी क्रम का सूत्र है, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध।
तो मेरे ख्याल से थोड़ा भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, सबका इंड टू इंड एक साथ जोड़ा गया है, एक छोर को दूसरे छोर से इस तरह से जोड़ के R1 R2 R3 हम जोड़ रहे हैं। और इसका मेन प्रॉपर्टी याद रखना, अगर कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो सब पे आवेश समान होता था, और अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं सबसे क्या होगा, समान धारा I बहेगा। और इसका समतुल प्रतिरोध क्या मतलब क्या हो गया कि या तीनों या चारों या जितना भी प्रतिरोध लिए हैं उसके बदला एक अकेला प्रतिरोध R ज्ञात करना, जो कि ठीक वही काम करेगा जो यह तीनों मिल के कर रहा था या अकेला करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन का समतुल प्रतिरोध मान लिया कि यह R है। तो जैसे विद्युत धारा I गुजरेगा, R1 से गुजरेगा, तो R1 के छोर A और B के बीच विभवांतर V1 मान लीजिए जो कि IR1 के बराबर होगा। उसी तरह छोर B और C यानी R2 के छोर के बीच विभवांतर V2 मान लीजिए जो कि इसके बराबर हो गया। तो धारा तो सब में I है, प्रतिरोध R2 है, तो V2 बराबर IR2। इसी तरह से R3 के छोर के बीच विभवांतर V3 हो गया आपका IR3। और इसका समतुल प्रतिरोध अगर R लिए यानी सब प्रतिरोध के बदला एक अकेला प्रतिरोध ले लिए। अब इसको सेम विभवांतर सेम बैटरी V से जोड़े करेंट तो I ही गुजरेगा। तो अब क्या हो गया, V बराबर IR। यह आपका सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या किए तो A और D यानी कि बैटरी के छोर के बीच विभवांतर A और D के बीच विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा, तो विभवांतर V बराबर क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 के जगह पे IR1 हो गया, V2 के जगह पे IR2 हो गया, V3 के जगह पे IR3 हो गया। और समीकरण 1 और 2 से आप V के जगह पे क्या लिख दिए, तो IR लिख दिए। R क्या है आपका समतुल प्रतिरोध है, और यह हो गया I इंटू कॉमन हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया, R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही फार्मूला है आपके प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन पर। देखिएगा हर साल एग्जाम में पूछेगा, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल पूछेगा, या आपको या निकालने भी कहेगा कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त करें। तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सेम काम अगर कैपेसिटर रहता, यानी कि यहाँ पे 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते तो फार्मूला क्या हो जाता, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि इसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है कैपेसिटर के लिए क्या हो जाता है, पैरेलल के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, एक एज ए ट्रिक रखिएगा इसको। तो इसको अच्छा से सब लोग नोट कर लो, फिर अगला वीडियो हम अगला टॉपिक डालते हैं, इसका पैरेलल ग्रुपिंग डालते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत आसान है यह भी, हम लोग पहले कैपेसिटर में भी समांतर क्रम समूहन देखे थे संधारित्रों का। तो वहाँ पे याद रखिएगा कि जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते थे तो उसमें क्या समान रहता था, विभव समान रहता था सभी के छोरों के बीच। जबकि श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो आवेश समान रहता था। बार बार कह रहे हैं ताकि दोनों को रिलेट करके आप लोग याद रखिए। तो अगर प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कहते हैं यदि प्रतिरोध के सिरों यानी कि इंड्स के बीच का विभव समूह पर आरोपित विभवांतर के बराबर हो। तो फिगर से देख लीजिए अच्छा से, इसमें किस तरह से जोड़ रहे हैं। तो मान लो कि 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3। देखिए सभी का एक सिरा, मान लो कि यह बिंदु A है और यह बिंदु B है।
बिंदु ए और बी के बीच बैटरी कितना वोल्टेज दे रहा है, V वोल्टेज दे रहा है। और सभी सिरा, चाहे R1 का सिरा देख लो, R2 का दोनों सिरा देख लो, या R3 का दोनों सिरा, सभी क्या है, बिंदु ए और बी के बीच ही जुड़ा है। तो बैटरी बिंदु ए और बी के बीच कितना विभव लगा रहा है, V लगा रहा है, यानी बैटरी इस समूहन पे V विभवांतर आरोपित कर रहा है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के अलग अलग भी देखेगा तो सभी के सिरों ए और बी के विभवांतर कितना होगा, तो सबके लिए विभवांतर क्या होगा, V ही होगा। तो इसमें भी याद रखना अच्छा से कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम समूहन में जोड़ते हैं या पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ते हैं तो सभी के सिरों के बीच विभवांतर V का मान समान होता है। अच्छा से समझ लीजिए क्यों समान होता है, कि सभी का छोर दोनों छोर दो है, सेम बिंदु ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर बैटरी V दे रहा है, तो R1 के छोर के बीच भी विभवांतर V ही है, R2 के बीच भी विभवांतर V ही है, R3 के बीच भी विभवांतर V ही है। एकदम क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर इन तीनों प्रतिरोध का कहेगा कि जो कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, पैरेलल ग्रुपिंग में है, और इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तीनों का समतुल्य प्रतिरोध मतलब क्या हुआ कि जो काम यह तीनों मिल के कर रहा है यह अकेला करेगा। तो तीनों के बदला क्या ले लिए, एक अकेला प्रतिरोध R ले लिए, इस तरह से बैटरी से जोड़ दिए। इसके सिरों के बीच भी विभवांतर क्या है, तो V ही है। एकदम क्लियर है सब लोग का। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर बैटरी मान लो कि विद्युत धारा I सप्लाई किया, बैटरी क्या किया, विद्युत धारा I सप्लाई किया, तो I धारा इस बिंदु पर आके अब क्या करेगा, देखो 3 भाग में बट जाएगा। विद्युत धारा कैसा राशि है, अदिश राशि है, तो इसके लिए हमको वेक्टर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह अदिश रूल से, नॉर्मल अलजेब्रा के नियम से जुड़ेगा। आगे हम लोग जंक्शन लॉ, लूप लॉ, किरचॉफ्स लॉ ये सब भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी अच्छा से आप लोग को दिख रहा होगा कि जैसे ही करंट यहाँ तक आता है, बिंदु ए पर आएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें मान लीजिए करंट चला गया I1, इसमें करंट चला गया I2, और इसमें करंट चला जाएगा I3। सीरीज में क्या होता था, सब में करंट समान होता था, उसमें ब्रांचिंग नहीं था। यहाँ पे 3 ब्रांच आपका खुल रहा है, तो मान लिए कि एक में I1 गया, एक में I2 गया, एक में I3, और वापस से फिर करंट यहाँ पे कितना आ रहा है, तो I1, I2 और I3 इससे प्रवाहित होके यहाँ तक, और बिंदु B पे क्या हो गया, तीनों मिलके वापस से क्या बन गया, I बन गया। क्लियर है। मतलब क्या है कि विद्युत धारा I बराबर हमको क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा हमेशा कहे हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, यानी I बराबर क्या होगा, V/R। यह तो कभी भी आपको भूलना नहीं है, यही हमारा चाबी है विद्युत धारा चैप्टर का। तो अगर इस फिगर के लिए हमको लिखना पड़े और तो क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए I1 के जगह पे, या I बराबर क्या हो गया, तो I1 के जगह पे क्या लिख सकता है, तो इसमें अगर I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, आपको पता है I बराबर क्या होता है, V/R। तो अगर यहाँ पे धारा I1 इस प्रतिरोध से प्रवाहित हो रहा है और विभवांतर तो V ही है, तो I बराबर क्या हो गया, देख लीजिए अलग अलग ही लिख देते हैं। I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो V/R1। उसी तरह से I2 बराबर क्या हो जाएगा, तो देख लो धारा I2 है, विभवांतर भी है, क्या हो जाएगा, V/R2। और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3।
कहाँ से हो रहा है, तो चूँकि V बराबर आई आर होता है तो I बराबर V बटे R से हमको पता है कि I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो सब में विभव तो V ही रहेगा, इसका रेजिस्टेंस R1 है तो V बटे R1। उसी तरह से I2 बराबर क्या हो गया, V बटे R2, और I3 बराबर क्या हो गया, V बटे R3। और इस समतुल्य प्रतिरोध के लिए अगर लिखेगा तो इसके लिए भी क्या हुआ, V बराबर, इससे भी धारा I है तो क्या हो गया I। अब यह अकेला प्रतिरोध R है, R यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। इसको समीकरण 2 कह लीजिए, इसको समीकरण 1 कह लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से। और 1 से आपको क्या मिल रहा है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और इसको क्या लिख सकता है, I1 के जगह पे V बटे R1 प्लस I2 के जगह पे V बटे R2 और I3 के जगह पे V बटे R3। और यह किसके बराबर हो गया, तो V कॉमन ले लीजिए, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और यह किसके बराबर है, तो बराबर है V बटे R के। अच्छा से देख लो, समीकरण 1 एवं 2 से I बराबर आपको I1 प्लस I2 प्लस I3, या किसके बराबर हो गया, तो I1 के जगह पे V बटे R1, I2 के जगह पे V बटे R2, I3 के जगह पे V बटे R3। और यह V सब में कॉमन है, V कॉमन हो गया, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और वह किसके बराबर है, तो I के जगह पे क्या लिख सकते हैं, V बटे R। R आपका क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है। इस तीनों प्रतिरोध के बदले एक अकेला प्रतिरोध ले रहे हैं, तो देखो V से भी आपका कैंसिल हो गया और बच क्या गया, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 बराबर क्या मिल गया आपको, 1 बटा R। तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यह किसके लिए है, समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध अगर R माने हैं तो क्या सूत्र हो गया, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो इसको लिख देते हैं, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे। तो इस तरह का काम कैपेसिटर में भी किए थे, प्रतिरोध में भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों का सूत्र क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। कैपेसिटर का सीरीज तो रेसिस्टेंस का पैरेलल ग्रुपिंग। और बहुत आसान है, अगर एक्सप्रेशन भी आपको निकालने के लिए कहता है, एग्ज़ाम में पूछता है, तो आसानी से आप ये एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं कि समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और हमेशा याद रखिएगा कि समांतर क्रम समूहन में क्या होगा, तो सभी प्रतिरोधों के छोरों के बीच का विभव क्या होगा, समान होगा, जो कि किसके बराबर है, V के बराबर है। जबकि श्रेणी क्रम समूहन में क्या हो रहा था, तो सभी प्रतिरोधों के सिरों से समान धारा प्रवाहित हो रही थी। तो इसको भी अच्छा से नोट कर लो, प्रॉब्लम वगैरह का चर्चा आगे कर लेंगे। थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। क्या हुआ है, 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े, यानी तीनों का एक छोर एक बिंदु, दूसरा छोर दूसरा बिंदु। अब अगर बैटरी से धारा I यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पे 3 रास्ता है, यानी धारा क्या हो गया, 3 ब्रांच में टूच गया। एक में I1 मान ली, एक में I2 मान ली, एक में I3। तो अभ्यास है यहाँ पे वापस से सब मिलके क्या हो गया, I मिल गया, यानी I बराबर हमको पता चल गया I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिए। अब आपको V बराबर IR इक्वेशन से पता है I बराबर V बटे R होगा। तो I1 बराबर, यानी इस प्रतिरोध के लिए अगर लिखिएगा R1 के लिए, तो सब में तो विभवांतर भी है, तो V बराबर क्या हो, I1 बराबर क्या हो गया, V बटे
R1, उसी तरह से I2 बराबर क्या हो गया V/R2, I3 बराबर क्या हो गया V/R3। और अगर इस समतुल्य प्रतिरोध के लिए लिखेंगे तो V बराबर IR, सेम ही बैटरी है, सेम विभवांतर है, तो I बराबर क्या हो गया V/R। यह आपका इक्वेशन 2 है, यह इक्वेशन 1 है। कुछ नहीं किए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो आपको पता था I बराबर क्या है I1 + I2 + I3, I1 + I2 + I3। I1 का मान रख दिए V/R1, I2 का मान रख दिए V/R2 और I3 का मान रख दिए V/R3। तो सब में V कॉमन हो गया, बचा क्या 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और वह किसके बराबर हो जाएगा, तो यह I बराबर क्या है V/R, तो बराबर V/R। V से भी आपका कट रहा है और बच क्या गया, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बराबर 1/R। यही समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध है। तो आज अभी एग्जाम में भी निकलना है, इसको अच्छा से सब लोग नोट कर लीजिए। भारी तो बिल्कुल नहीं है, केवल एक बार पढ़ लीजिए, फिर प्रॉब्लम वगैरह कराएंगे और किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, हम लोग जंक्शन लॉ पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन करंट एकदम आसान हो जाएगा, आप शुरू से पढ़ते आइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छा से समझ लीजिए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।